रोश पीसीएस क्लासेस आप लोग को डेली करंट वीडियो लेक्चर में स्वागत करता है। आइए देखते हैं आज का करंट टॉपिक जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो हमें न्यूज़ में देखने के लिए मिला वह है रेमडेसिविर एनजेडसी अवार्ड 2020 राष्ट्रीय जांच एजेंसी एमपीएल लेटरल एंट्री और सेक्टर मारुति सुजुकी आईसीसी आयु रक्षा कार्यक्रम G20 और अजय विकी। तो एक एक करके हम सब पर डिस्कस करते हैं। इसमें पहला जो है रेमडेसिविर। तो क्योंकि अभी पूरी दुनिया जो है कोरोना वायरस से ग्रसित है, परेशान है, और इससे निपटारे के लिए हर देश अपने यहाँ कोई मेडिसिन की खोज करने में लगा है, कोई वैक्सीन की खोज करने में लगा है। उसी बीच में अमेरिका से खबर आई है कि अमेरिकी कंपनी एक है जिसका नाम जिलेड है, उसने रेमडेसिविर नामक एक मेडिसिन तैयार की है जिसे कोविड-19 में प्रयोग करके उसे ठीक किया जा सकता है। यानी इस दवा के ज़रिए कोविड-19 में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हालांकि यह दवा तो बहुत पहले तैयार किया गया था इबोला वायरस को ठीक करने के लिए, लेकिन चूंकि यह एक एंटीवायरल दवा है जिसका प्रयोग अब कोरोना वायरस के लिए भी किया जाएगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स यह न्यूज़ में था, यानी रेमडेसिविर का संबंध कोरोना वायरस से है। सेकंड जो टॉपिक है वो है एनजेडसी अवार्ड 2020। एनजेडसी का मतलब हुआ न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड के तहत सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर जो घोषित किया गया है वह है केन विलियमसन। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष 2020 खिलाड़ी जो चुने गए हैं वह है रॉस टेलर, जबकि महिला में सर्वश्रेष्ठ 2020 खिलाड़ी सोफी डिवाइन। इस तरह से 3 प्लेयर को चुना गया है। वनडे में केन विलियमसन को, पुरुष 2020 में रॉस टेलर को, और महिला 2020 में सोफी डिवाइन को। तो इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। तीसरा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में कल की न्यूज़ में था कि इसने जम्मू कश्मीर से एक टेररिस्ट को पकड़ा है। यानी एक मतलब पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए आदमी थे जिनका रिलेशन आतंकवादी संगठन से था, तो इसलिए कल के न्यूज़ में था। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी क्या होता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी जिसे हम लोग नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते हैं, शॉर्ट में इसे NIA भी कहा जाता है। दरअसल इसका जो गठन हुआ था वो वर्ष 2008 में हुआ था और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी उस मंत्रालय के तहत ही यह काम करती है। इसका उद्देश्य है आतंकवादी गतिविधियों को रोकना, यानी कहीं भी आतंकवादी गतिविधि की अगर जानकारी मिलती है तो फौरन वह उस पर एक्शन लेती है। और वर्तमान में जो इसके महानिदेशक हैं वो हैं YC मोदी। तो यह था NIA के बारे में कुछ अहम खबरें। आगे देखते हैं MPL गेम ऑनलाइन। क्योंकि अभी देश में या देश के साथ साथ पूरी दुनिया में कहिए कि लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, और उसी बीच जो है लोग घर में रह करके काफ़ी ऊब चुके हैं। तो इसी बीच में एक एप्लीकेशन आया है जिसे हम लोग MPL गेम ऑनलाइन कहते हैं। यानी ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसका पूरा नाम है मोबाइल प्रीमियर लीग। इसके तहत जो है आप ऑनलाइन विभिन्न प्रकार के खेल खेल सकते हैं, जैसे क्रिकेट वगैरह हुआ, और इसमें जीतने पर प्राइज का भी प्रोविज़न रखा गया है। तो इसीलिए न्यूज़ में था MPL गेम ऑनलाइन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं लेटरल एंट्री न्यूज़ में था फ्रेंड्स। उसका कारण यह है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कुछ अनुभवी व्यक्तियों को अपने विभाग में, अपने मंत्रालय में नियुक्त किया है, और लेटरल एंट्री के तहत जो नियुक्ति की जाती है वह संयुक्त सचिव तक के पद पर नियुक्त किया जाता है। तो लेटरल एंट्री क्या है? दरअसल गवर्नमेंट का कहना है कि हम अपने मंत्रालय में या अपने विभिन्न बड़े बड़े पोस्ट पर जो हम ऑफिसर की बहाली करते हैं वह मेनली होता है UPSC के सिविल सर्विसेज के थ्रू।
तो यहाँ पर कहना था गवर्नमेंट का कि चूँकि यूपीएससी से जो कैंडिडेट आते हैं, वो सिर्फ़ सैद्धांतिक पढ़ाई करके आते हैं, यानी उनके पास अनुभव की कमी होती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि प्राइवेट तरीके से, यानी बिना एग्ज़ाम के, अनुभव के आधार पर हम कुछ व्यक्ति को अपने मंत्रालय में शामिल करेंगे, जो हमारे मंत्रालय से संबंधित नीति निर्धारक का काम करेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने हाल ही में लगभग 8 व्यक्ति को अपने मिनिस्ट्री में संयुक्त सचिव तक के पद पर नियुक्त किया है। तो इसके कई फ़ायदे भी हैं और कई नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि गवर्नमेंट को जो है एक अनुभव वाले व्यक्ति हासिल होते हैं, और वह अनुभव के आधार पे अपने एक्सपीरियंस के बुनियाद पर देश में नीति निर्धारण का काम करते हैं। लेकिन इससे कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि इससे केंद्र में सत्तासीन जो पार्टी होती है, वह अपने गलत उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी इस तरह का कार्य करती है। यानी इसके तहत होता ये है कि व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट बनकर रह जाता है। यानी केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है, हम उस पार्टी की पैरवी करें, उस पार्टी के गलत कामों को छुपाएं और उसके लिए हम खूब काम करें, तब जो है हमें सेंट्रल गवर्नमेंट लेटरल एंट्री के थ्रू देश के बड़े नौकरशाह के रूप में शामिल करती है। तो एक तरह से यह हमारे देश के लिए नुकसान भी है और फ़ायदेमंद भी है, लेकिन अगर निष्कर्ष के तौर पे कहा जाए तो फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड, कोर सेक्टर। कोर सेक्टर दरअसल न्यूज़ में इसलिए था कि अभी यह सेक्टर जो है घाटे में चल रही है, और इसीलिए कल के न्यूज़ में था। तो हमको यहाँ पे यह देख लेना है कि कोर सेक्टर क्या है। तो कोर सेक्टर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें देश की अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है। यानी कोर सेक्टर हमारे देश का बुनियाद होता है, आधारशिला होती है, जिस पर देश का विकास डिपेंड करता है, निर्भर करता है। और वर्तमान में हमारे देश में कुल 8 उद्योग को कोर सेक्टर के तहत शामिल किया गया है। वो 8 उद्योग हैं, कोल यानी कोयला, दूसरा क्रूड ऑयल, तीसरा नेचुरल गैस, चौथा रिफाइनरीज प्रोडक्ट, पाँचवा फर्टिलाइज़र, छठा स्टील, सातवां सीमेंट और आठवां इलेक्ट्रिसिटी। इस 8 क्षेत्र को कोर सेक्टर कहा जाता है, जिस पर हमारे देश का विकास डिपेंड करता है, निर्भर करता है। आगे देखते हैं, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी, इसके बारे में न्यूज़ में था कि ये भारत की ऐसी पहली कंपनी बन गई है जिसने अप्रैल महीने में एक भी कार नहीं बेची। यानी चूँकि अभी देश में लॉकडाउन की स्थिति है, और इस कारण से इस कंपनी ने एक भी कार सेल पिछले महीने नहीं कर पाई। यानी इसका जो सेलिंग है बिल्कुल अभी 0% पर आ गया है, इसका प्रॉफिट 0% पे पहुंच गया है। तो इसलिए यह न्यूज़ में था। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। दरअसल मारुति सुजुकी जो है, यह जापानी कंपनी सुजुकी की एक सहायक कंपनी है, और इसकी स्थापना 1981 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है, नई दिल्ली में है। नई दिल्ली के नेल्सन मंडेला में है। देखते हैं अगला टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी। तो हाल ही में आईसीसी ने अपना टेस्ट रैंकिंग और 2020 रैंकिंग और ओडीआई रैंकिंग जारी किया है। तो उसमें देख लेते हैं कि किस देश को कौन सा रैंकिंग हासिल हुआ है। तो पहला इसमें है आईसीसी 2020 रैंकिंग। दरअसल पहले से इसमें पहला जो पोजीशन हासिल था वो पाकिस्तान को था, लेकिन इस बार फर्स्ट रैंक ऑस्ट्रेलिया को दिया गया है। उसी तरह से सेकंड है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग। इसमें जो पहला पोजीशन था वो भारत का बना हुआ था, लेकिन इस बार जो है वह ऑस्ट्रेलिया को प्रथम स्थान दिया गया है और भारत को तीसरे नंबर पर रखा गया है। वहीं है तीसरा आईसीसी ओडीआई रैंकिंग। तो इसमें पहली की तरह जैसे इंग्लैंड प्रथम स्थान पर था और भारत दूसरे पोजीशन पे, तो इस बार भी जो है इंग्लैंड और भारत अपने पूर्ववत पोजीशन पे बना हुआ है। यानी इंग्लैंड फर्स्ट रैंक है और इंडिया सेकंड रैंक पे है। वहीं न्यूजीलैंड तीसरे पोजीशन पे, साउथ अफ्रीका चौथे पोजीशन पे और ऑस्ट्रेलिया को 5वां रैंक दिया गया है। तो ये था न्यूज़ आईसीसी के बारे में। और देखते हैं आगे, आयु रक्षा कार्यक्रम। यह न्यूज़ में था, चूँकि इस कार्यक्रम की शुरुआत आयुष मंत्रालय ने की है,
इसमें मकसद ये रखा गया है, उद्देश्य ये रखा गया है कि आयुर्वेद के द्वारा कोरोना वायरस की इलाज की जाएगी। और चूँकि आयुर्वेद से तो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकता है कोरोना, लेकिन एक पॉजिटिव हमें परिणाम देखने को यह मिलेगा कि इससे व्यक्ति में इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और उसको बढ़ाने में सहायता मिलेगी। तो यही मकसद रखा गया, यही उद्देश्य आयु रक्षा कार्यक्रम को शुरुआत की गई है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, G20, क्योंकि कल जो है इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों की डिजिटल बैठक हुई, जिसमें भारत की ओर से संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रतिनिधित्व किया। डिजिटल बैठक का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 के मंत्रियों की बैठक हुई। तो इसमें देखते हैं G20 क्या है। G20 जो है विश्व के 20 विकसित और विकासशील देशों का एक संगठन है जो अपने अपने देश के इकोनॉमिकल पोजीशन को सुधारने में लगा रहता है। दरअसल इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसकी पहली बैठक उसी वर्ष बर्लिन में की गई थी। और पिछले वर्ष यानी 2019 में इसकी बैठक जापान के ओसाका में हुई, और इसलिए इसके वर्तमान अध्यक्ष शिंजो अबे हैं। और इस वर्ष यानी 2020 में इसकी बैठक सऊदी अरब के रियाद में होगी। तो ये था अहम खबर कुछ G20 के बारे में। और आज के करंट्स का एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, अजय तिर्की। अजय तिर्की को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सचिव बनाया गया है, इसीलिए न्यूज़ में थे। और ये मध्य प्रदेश कैडर के 1987 बैच के IAS ऑफिसर हैं। तो इस तरह से अजय तिर्की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव पद पर नियुक्त किए गए हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज के कुछ करंट्स। अब देख लेते हैं कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन। पहला जो प्रश्न है वह है, कोविड-19 हेतु प्रयोग की जाने वाली दवा रेमडेसिविर किस देश से संबंधित है? कोविड-19 हेतु प्रयोग की जाने वाली दवा रेमडेसिविर किस देश से संबंधित है? तो ये होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA। दूसरा प्रश्न, साल वृक्ष के लिए कौन सा वन प्रसिद्ध है? क्योंकि अभी जो बात हमने कहा आयु रक्षा कार्यक्रम, जिसके तहत जो है आयुर्वेद के थ्रू कोविड-19 का इलाज किया जाएगा, जिसमें व्यक्ति के इम्यूनिटी पावर बढ़ाई जाएगी। तो उसी टॉपिक में इस वृक्ष की चर्चा की गई थी न्यूज़ में। तो यहाँ पर जान लेते हैं कि साल वृक्ष के लिए कौन सा वन प्रसिद्ध है। तो इसके लिए है सारंडा का वन, सारंडा का वन, ऑप्शन ए। तीसरा क्वेश्चन, ICC ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वोच्च रैंक किस देश को दिया है? ICC ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वोच्च रैंक किस देश को दिया है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी। टेस्ट क्रिकेट में भी ऑस्ट्रेलिया है और 2020 में भी ऑस्ट्रेलिया है, जबकि ODI में यानी वनडे में इंग्लैंड को फर्स्ट रैंक दिया गया है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, आयु रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? आयु रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो ये होगा ऑप्शन डी, आयुष मंत्रालय। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? किसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं ऑप्शन सी, अजय तिर्की। अब चलते हैं अपने बिहार की ओर और देखते हैं कि बिहार से संबंधित कौन कौन से टॉपिक हैं। तो इसमें है फ्रेंड्स, मत्स्यगंधा झील, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम, और एक चलते चलते देख लेंगे चमकी बुखार के बारे में। तो क्योंकि मत्स्यगंधा झील के बारे में कल के न्यूज़ में था, तो इसे खबर में रहने का कारण ये है कि इसके जीर्णोद्धार के लिए यानी फिर से इसकी मरम्मती के लिए बिहार सरकार ने 7,47,00,000 रुपया जारी किए हैं, ताकि इसका जो है सही ढंग से प्रबंधन किया जा सके। और यह झील जो है सहरसा जिला में स्थित है, इसलिए न्यूज़ में था। नेक्स्ट देखते हैं, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम। तो यह कार्यक्रम जो है दरअसल 20 अप्रैल से शुरू हो गया है, जिसके तहत क्लास 6, 8 और 11, 12 को दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम।
और कल जो है न्यूज़ में था कि चमकी बुखार बिहार में फिर देखने के लिए मिल रहा है और यह मुजफ्फरपुर में काफ़ी फैल चुका है। तो अभी बिहार जो है डबल महामारी से गुजर रहा है। एक तो कोरोना का मामला और दूसरा चमकी बुखार यानी एईएस। तो पहले जहाँ एईएस का कारण लीची को बताया गया था, कुछ फल को बताया गया था कि इसी से जो है यह बुखार फैल रहा है। लेकिन अब जो है वैज्ञानिकों ने इसे नकार दिया है और बोला है कि नहीं, यह जो है बूढ़ी गंडक में फैली गंदगी के कारण फैल रहा है। यानी इस बीमारी के कारण बूढ़ी गंडक नदी को बताया गया है। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं बिहार से संबंधित कुछ एमसीक्यू। पहला इसमें जो क्वेश्चन है वह बिहार में इस झील के पुनरुद्धार के लिए 7 करोड़ 47 लाख रुपए दिए गए हैं। बिहार में किस झील के पुनरुद्धार के लिए 7 करोड़ 47 लाख रुपए दिए गए हैं? तो वो होगा मत्स्य गंधा झील, ऑप्शन बी। मत्स्य गंधा झील, ऑप्शन बी। दूसरा और अंतिम प्रश्न, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये होगा ऑप्शन सी, बिहार सरकार। बिहार सरकार। अब देखते हैं फ्रेंड्स आज का सवाल। तो हर रोज की तरह पहले हम पिछले दिन दिए गए क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर अगले दिन के लिए क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो पहले कल के प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं कि अमेरिका द्वारा WHO फंड का निलंबन किया गया था, तो उसी के बारे में डिस्कस करना था। तो इसमें कहा गया था कि WHO का जो फंडिंग रोका गया है वह गलत किया गया है, क्योंकि अभी जिस तरह का महामारी पूरी दुनिया में फैली है, तो इस समय जो है फंडिंग रोकने का समय नहीं है। यानी अमेरिका ने गलत समय पर गलत डिसीजन लिया है। तो पहले हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि WHO के द्वारा क्या क्या उपलब्धियां रही है जो ये है पूरी दुनिया के लिए एक ज़रूरी संस्था बनकर रह गया है। तो WHO जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी, यह जो है बहुत तरह का काम पूरी दुनिया में किया है। जैसे स्वाइन फ्लू जब फैला था, बर्ड फ्लू जब फैला था, तो उसमें WHO ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया था और इसी के प्रयास के थ्रू इस तरह का फ्लू जो है समाप्त हो पाया था। उसी तरह से हाल ही में देखे थे कई तरह के वायरस फैले थे, जैसे जिक्का वायरस, इबोला वायरस, है ना। अब जो है आ गया है कोरोना वायरस। तो जिस तरह से और सभी वायरस पे काबू पाया गया WHO की मदद से, उसी तरह से कोरोना वायरस पे भी नियंत्रण किया जाएगा। बस शर्त यह है कि सभी सदस्य देश मिलजुल कर काम करें। उसी तरह से जब एड्स का मामला आया था, HIV का मामला, तो उसमें भी WHO ने अपना एक कारगर भूमिका निभाया और इसी के प्रयास के थ्रू जो है एड्स पर नियंत्रण पाया गया था। हाल ही में WHO यूनिसेफ के थ्रू और रेड क्रॉस सोसाइटी के थ्रू टीकाकरण का काम कर रहा है, जिसमें खसरे के लिए टीका दी जा रही है, टीबी के लिए टीका दी जा रही है। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि लगभग हर तरह की बीमारी को नियंत्रित करने के लिए WHO अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। तो जब WHO की इतनी अच्छी उपलब्धि है, उसके बाद भी अमेरिका के द्वारा जो इस तरह का काम किया गया है, तो ये सही नहीं किया गया है। अमेरिका दरअसल WHO पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वह अपने कार्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहा है। इसलिए अमेरिका द्वारा दी जाने वाली फंडिंग जो लगभग $50,000 थी, तो उसको जो है अमेरिका ने रोक दिया है। यानी कुल मिलाकर के 450 मिलियन का मदद अमेरिका द्वारा किया जाता था, जो कि रोक दिया गया है। तो इतनी बड़ी राशि को रोक देने से जाहिर सी बात है कि कल्याणकारी कार्य करने में बाधा पहुंचेगी, दिक्कत पहुंचेगी, क्योंकि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और चूंकि WHO के जो स्टाफ हैं वे देश के कई देश पूरे दुनिया में कई देशों में जो है लगभग 150 देशों में काम कर रहे हैं और इसके तहत लगभग 7,000 लोग काम कर रहे हैं। तो जब लिखना था कल के प्रश्न में कि अमेरिका के द्वारा जो काम किया गया उसका डिस्कस कीजिए, इस वक्त WHO क्या कह रहा है उसके बारे में लिखना है, और बदले में चाइना क्या कर रही है। यानी चाइना ने हाल ही में जो है कुछ अमाउंट दे करके और अपने फंडिंग को WHO में बढ़ाया है, तो ये सबको लिखना था। तो देखते हैं फ्रेंड्स आज का प्रश्न। सवाल है, अर्थोपाय अग्रिम से आप क्या समझते हैं? अर्थोपाय अग्रिम से आप क्या समझते हैं? अर्थोपाय अग्रिम की आवश्यकता के साथ साथ इससे उत्पन्न होने वाली
चुनौतियों पर प्रकाश डालें। फिर से सुने। अर्थोपाय अग्रिम से आप क्या समझते हैं? अर्थोपाय अग्रिम की आवश्यकता के साथ साथ इससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालें। ओके फ्रेंड्स, इस पर जो है आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, जय हिंद।